दोस्तों नमस्कार। आपके प्यारे से परिवार संपूर्ण क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की। राज्य मंत्रिपरिषद जो अनुच्छेद 163 में दिया गया है, अनुच्छेद आप लोग ध्यान देंगे। राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में दिया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्य को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। जिस प्रकार अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, उसी प्रकार अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इसके आगे हम देखेंगे कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं, यदि किसी विषय के बारे में ऐसा प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं है जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा इस या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है, मतलब राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा, कि राज्यपाल के द्वारा किया गया निश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमानता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी। यानी राज्यपाल द्वारा किए गए किसी कार्य को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। यानी यदि राज्यपाल कोई कार्य करता है तो उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है और इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी और जो भी राज्यपाल कार्य करता है इसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। मंत्रिपरिषद का गठन 164 में दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान देंगे कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 164 अनुच्छेद में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। जिस प्रकार से अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता था, उसी प्रकार अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। इसके बाद मंत्रिपरिषद की संरचना देखेंगे। जिस प्रकार से मंत्रिपरिषद की संरचना केंद्र में थी उसी प्रकार से राज्य में भी मंत्रिपरिषद की संरचना है, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। तो इसमें कहा गया है कि इसमें मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये सभी मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आकार में मंत्रिपरिषद बड़ा है परंतु मंत्रिमंडल छोटा। आकार में मंत्रिपरिषद बड़ा है परंतु मंत्रिमंडल छोटा, वहीं शक्ति के मामले में मंत्रिमंडल बड़ा है और मंत्रिपरिषद छोटा है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी किसी राज्य में उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी और किसी भी हाल में 12 से कम नहीं होगी। किसी भी हाल में या किसी भी दशा में 12 से कम नहीं होगी। यानी जैसे गोवा में 40 अगर हैं तो उसमें अगर 15% किया जाए तो बहुत कम होंगे, इसलिए ये कहा गया है कि 12 से कम नहीं होंगे और 15% से अधिक नहीं होंगे। यानी 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की
कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और किसी भी दशा में 12 से कम नहीं होगी। तो 12 से कम नहीं होगी और 15% से अधिक नहीं होगी। वहीं मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। वहीं केंद्र में अगर देखेंगे तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते थे और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती थे। यहीं यहाँ कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी मंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। यानी यदि किसी को मंत्री बनाया गया है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह मंत्री पद से हट जाएगा। आगे हम बात करेंगे महाधिवक्ता का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका अनुच्छेद है। अनुच्छेद आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये महाधिवक्ता का अनुच्छेद डायरेक्ट पूछ लेता है कि 165 में या महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन देगा 165, 66 जो भी ऑप्शन दे दिया उसमें महाधिवक्ता 165 अनुच्छेद ये आप लोग ध्यान देंगे। राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा। यानी जिस प्रकार केंद्र में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता था उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिया था, वहीं महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। को रिलेट करके इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो भी याद हो जाए, दोबारा रिवीजन हो जाए उसका, इसलिए को रिलेट कर रहे हैं कि महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिया था, वहीं महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। महान्यायवादी केंद्र सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए एक महान्यायवादी होता है, वहीं राज्य में राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। इसके बाद महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, वहीं महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वहीं महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। कार्यकाल इनका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, वहीं महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसके पहले यह राज्यपाल को त्यागपत्र देकर हट सकता है। यानी इनकी योग्यता के बारे में बात करेंगे तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। इसके पहले वह राज्यपाल को त्यागपत्र देकर हट सकता है। इनके कार्य की बात करेंगे हम कि कार्य न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना। न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना, अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। यानी किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है। महाधिवक्ता किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। महान्यायवादी भी किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, लेकिन यहाँ महाधिवक्ता की बात हो रही है तो महाधिवक्ता के बारे में कह रहे हैं कि अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। महाधिवक्ता को विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है
में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार होता है। मतलब महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। दोस्तों, यदि इसी प्रकार आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।